तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, उसे मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर स्टूडेंट आप ये पूरा वीडियो को देख लेते हैं और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसे आप लोग एक एक करके तैयारी कर लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ स्टूडेंट कि इससे बाहर आने वाला नहीं है और इसी में से कोई ना एक या दो प्रश्न इसमें आप लोगों को फंस ही जाएगा। यानी कि जितना भी सिलेक्टेड प्रश्न है मैं वो सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। चलिए तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि द अनटचेबल किसकी रचना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द अनटचेबल्स किसकी रचना है, जो कि 2024 में पूछा भी गया था, ठीक है स्टूडेंट। कब पूछा गया था यह प्रश्न? 2024 में। तो द अनटचेबल किसकी रचना है? महात्मा गांधी का, यतीन्द्र मिश्र का, भीमराव अंबेडकर का या फिर रामविलास शर्मा का। तो आप लोग याद रखेंगे कि द अनटचेबल्स जो रचना है ना, ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। किसका? तो भीमराव अंबेडकर का। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है स्टूडेंट। आई मीन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ क्या है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, भीमराव अंबेडकर जी को। किसे? भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रश्न भी 2024 में पूछा गया था स्टूडेंट। क्या आप लोग याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। आइए देखते हैं आगे। तीसरा प्रश्न क्या है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? देखिए यहाँ पर आप लोग, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? मैक्स मुलर, अमरकांत, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर का। तो याद रखेंगे ये है भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। कौन सा? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। ये प्रश्न स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि 2022 में भी पूछा गया था। सोचिए, ये यानी कि मैं जितना भी प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ ये हर साल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं इसी तरह आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी सब्जेक्ट है ना आप लोगों का क्लास 10, तो मैं सभी के सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव है करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसी चैनल पे स्टूडेंट हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेरे परिवार से जरूर जुड़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। हु आर सुधराज। आप यहाँ देख रहे हैं कि हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो हु आर सुधराज स्टूडेंट भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आइए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति की जो पुरोधा है वो किसे कहा जाता है? यहाँ देखिए, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर या फिर अमरकांत। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है ना स्टूडेंट, मानव मुक्ति के पुरोधा वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? पूछ रहा है कि हम लोग का भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, अमीरी या फिर उद्योग धंधे में कमी। तो आप लोग याद रखेंगे भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है स्टूडेंट, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण भारत में जाति प्रथा बढ़ता है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन? तो आप लोग याद रखेंगे ये ऐसा क्यों है स्टूडेंट। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, प्रश्न को समझिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। याद रखेंगे आप लोग, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर देखते होंगे भारत में कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को कर रहा है ना, यानी कोई काम को कर रहा है, तो वो जाति प्रथा की वजह से वो विवश है, यानी कि मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है उसे। जैसे कि मान लीजिए कोई नाई है और नाई का काम क्या होता है? बाल काटना होता है। उसे बाल काटने में मन नहीं लगता है, ठीक है, फिर भी उसे जो है कि ज़बरदस्ती जो है कि नाई का काम करना पड़ता है। तो वो यही है स्टूडेंट, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, और वो काम करता नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ते रहता है। जैसे कि अभी देखिए जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ कराना, लेकिन मान लीजिए कोई वैसा ब्राह्मण है जिसे पूजा पाठ कराने में मन नहीं लगता है, फिर भी वो ब्राह्मण है और वो दूसरा काम जो है कि वो कर नहीं सकता है, तो इसमें बेरोजगारी बढ़ेगा ना स्टूडेंट। चलिए अब आइए हम लोग 8 नंबर का प्रश्न को देखते हैं।
ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। पूछ रहा है कि ये जो आप जो जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। देखिए कहाँ पर है आप लोग, यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 2020 में और 2023 में पूछा गया था। ठीक है। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना की बात क्या है लेखक की दृष्टि में, तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात स्टूडेंट जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, यानी कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ठीक है स्टूडेंट, 9 नंबर का प्रश्न ये है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, यही है विडंबना की बात। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या है, लेखक की दृष्टि, देख रहे हैं आप लोग, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जो हमारे लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़र में एक आदर्श समाज, एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे कि लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज है वह स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव वाला होना चाहिए। यानी कि जितने भी समाज है वो स्वतंत्र हो, समता हो, सब एक जैसा हो, और भ्रातृत्व का अर्थ होता है कि भाई के जैसा प्रेम रखने वाला हो, वो समाज जो है आदर्श समाज होगा। ठीक है, क्योंकि सभी धनी होगा तो वो आदर्श समाज का निर्माण नहीं करेगा। अगर वो क्या है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो उसमें भी आदर्श समाज का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर सब स्वतंत्र हो, ठीक है, समता हो और भाई के जैसा सब प्रेम रखता हो, तो वो समाज कितना अच्छा समाज होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या आप लोग 10 नंबर समझ गए? आप लोगों को समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसी तरह ये हम आप लोगों को 11 नंबर का प्रश्न बता रहे हैं। चलिए देखिए क्या है स्टूडेंट 11 नंबर का प्रश्न, कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। जो हमारे लेखक है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, अशिक्षा को, या फिर जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या फिर उद्योग धंधे में कमी को। तो याद रखेंगे कि लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। ठीक है स्टूडेंट, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12 नंबर का देखिए क्या है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। आप ही बताइए कि जो भाईचारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, जब दूध और पानी मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन पानी है। पता चलता है कि जब आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला दें, 1 लोटा आधा लोटा, तो क्या पता चलेगा कि इसमें पानी भी है? नहीं ना पता चलेगा। तो इसी तरह का भाई का प्रेम होना चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए। तो वही यहाँ लेखक कहते हैं दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाई क्या होना चाहिए, भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ठीक है, आप लोग हर एक चीज़ को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आने वाला नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एग्ज़ाम तक हमारे इस परिवार से जुड़कर तैयारी करें। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, कि भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में, यानी भारत का जो संविधान बनाया गया तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका था। तो याद रखिएगा, ऐसे तो बहुत महान क्रांतिकारियों का इसमें योगदान था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर का थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए हम लोग संविधान के पिता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। ठीक है बाबू लोग, आपको समझ में आ रहा है? देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुभव, या फिर दूध पानी। तो याद रखेंगे स्टूडेंट कि सभ्य समाज का जो है ना आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है। 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या है, 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित रचनाओं में से, यानी जो नीचे जो रचना दिया गया है वही, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, तो आप लोग याद रखेंगे द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शुद्राज। ये सभी के सभी रचना जो है ना स्टूडेंट किसके थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हैं, इसलिए हम लोग इनमें से सभी में टिक मारेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किसकी रचना है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या है, कि आधुनिक सभ्य समाज
कौन सा? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो हमारा आधुनिक सभ्य समाज बोले तो अभी का समाज, ठीक है, आधुनिक जो अभी आधुनिक टाइम है ना, वही मॉडर्न टाइम, वही यहाँ पर दिया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बोलिए तो क्यों मानता है स्टूडेंट? क्यों मानता है? वो कार्य कुशलता के लिए मानता है। किसे मानता है? कार्य कुशलता के लिए। समझ में आ रहा है? स्पीड में अगर हम लोग वीडियो को देखेंगे तो हम लोग ज़्यादा समय में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें टोटल 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न को जल्दी से जल्दी करना है ना। तो चलिए देखते हैं आगे 17 नंबर का प्रश्न क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बोलिए तो किस भाषा का संपादित अंश है? अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। बोलिए तो ये याद रखिएगा, ये लिया गया था कहाँ से? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है, कहाँ से? एनिहिलेशन और कास्ट से संपादित अंश है, ठीक है। यानी यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, वही श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। 18 का देखेंगे क्या है? प्राथमिक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? बोलिए तो कहाँ गए थे? इटली गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण कोरिया गए थे, या फिर न्यूयॉर्क गए थे? तो याद रखेंगे आप लोग न्यूयॉर्क ही गए थे स्टूडेंट। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। ये नहीं दक्षिणी कोरिया में मार दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। आइए हम लोग अब देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों का। अंबेडकर के चिंतन का, जो अंबेडकर जी है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, संविधान के जो रचयिता हैं, अंबेडकर के चिंतन वो रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बोलिए तो कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, या इनमें से सभी थे? तो आप अगर बुक पढ़े होंगे तो उसमें दिया था कि अंबेडकर के चिंतन के रचनात्मक का प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे और कबीर जी भी थे। तो इनमें से सभी में आप लोग टिक मारेंगे बाबू लोग। क्या समझ में आ रहा है? तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं? जल्दी से जल्दी कर दीजिए, परिवार के साथ जुड़िए, परिवार को बड़ा कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह का आप लोगों को, ठीक है, डिजिटली रूप में आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स से लेके क्वेश्चन आंसर सब कुछ, ठीक है। देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या है? जाति पाति तोरण मंडल, क्या लिखा हुआ है? जाति पाति तोरण मंडल लाहौर, ठीक है, लाहौर से होके गुजरेगी गंगा। आप लोग सुने होंगे स्टूडेंट, लाहौर से होके गुजरेगी गंगा। ये जो लाहौर है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरण मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? बोलिए 1942 में हुआ था, 1940 में हुआ था, 1936 में हुआ था, या फिर 1938 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 1936 ईस्वी में हुआ था। यानी कि देश आज़ाद होने से पहले। हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, और उससे पहले जो है कि ये हुआ था, ठीक है। चलिए क्यों ना हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखें। देखिए बाबू यहाँ पर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक कहानी है, एक भाषण है, एक निबंध है, या फिर साक्षात्कार है? आपसे इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि जाति प्रथा कौन सी विद्या है, ठीक है। तो आप लोगों को यही 4 ऑप्शन देगा, एक कहानी दे देगा, भाषण दे देगा, निबंध दे देगा, साक्षात्कार दे देगा। तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, ये जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एक निबंध है। निबंध है यानी किसी टॉपिक पर लिखा गया है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोगों का 22 नंबर का प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये दूसरे भाषा में लिखा गया था और इसका हिंदी में रूपांतरण पूछ रहा है किसने किया था। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखेंगे कि अंबेडकर का भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने किया था। आप लोग याद रखेंगे यादव जी ने किए थे, ठीक है, ललाई सिंह यादव। चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न तो देख लिए। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बोलिए ब्राह्मण परिवार में हुआ था, क्षत्रिय में, या फिर कायस्थ परिवार में, या दलित परिवार में? तो आप लोग सब कोई जानते होंगे स्टूडेंट कि अंबेडकर का जन्म जो है वो एक दलित परिवार में हुआ था। और ये प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2019 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, और 2025 में स्टूडेंट, यानी इस बार जो आपका भाई बहन दीदी लोग एग्जाम दी थी ना, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। कौन सा? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। स्टूडेंट कॉमेंट करके बताए किसके भाई बहन जो है 2025 में एग्जाम दिए थे, ठीक है। अगर जिसका भाई बहन 2025 में एग्जाम दिया होगा उसे मैं फ्री
फ्री में नोट्स दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये आपके लिए मैं एक ऑफ़र बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो याद रखेंगे कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित तो समझ रहे हैं ना, काफ़ी गरीब परिवार जो होता है ना दलित, वही दलित परिवार में हुआ था। अब देखिए 24 नंबर का प्रश्न क्या है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? यानी कि जो हमारे लेखक जी है उसे इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, या फिर नारीवाद में, निर्विवाद में, या फिर परिवारवाद में? तो उसे जातिवाद में दिखाई दिया, ठीक है। विडंबना कहाँ दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिखाई दिया था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम, मम्मी जी का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, कोई भी राइटर हो उसके मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी का नाम, उसके पापा का नाम, उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब प्रश्न बनता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो भीमराव अंबेडकर तो भीमाबाई, ठीक है, भीमराव अंबेडकर तो उसका मम्मी का नाम भीमाबाई। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या आप लोग समझ गए? चलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि यानी डिग्री कब धारण की? बोलिए तो 1920, 1918, 1916 या 1914? बोलिए तो कब धारण किया था? तो आप लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ना, वो 1916 ईस्वी में पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री धारण किया था, यानी कि उसको मिल गया था, इसे समझिए। 27 नंबर में क्या है? द कास्ट, यहाँ देखिए ना, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, ठीक है। 2025 में पूछा गया था, बहुत ही खुशी की बात है। और मैंने अभी कहा था कि कमेंट करके बताइए कि किसका भैया या किसका दीदी या किसका छोटा बहन या भाई जो है कि 2025 में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो उसे मैं फ्री में नोट्स दूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट। 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, आदर्श समाज। जो आदर्श समाज है ना, वही आदर्श समाज मैंने बताया था ना अभी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज कहाँ क्या होता है? जिसमें जो स्वतंत्र हो, समता हो और समय भातृत्व, वही हुआ ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, भातृत्व, यानी कि भाई भाई के जैसा प्रेम बना हो, वही होता है आदर्श समाज, ठीक है। चलिए आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का आधारित होगा, किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे आदर्श समाज के बारे में, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। आइए देखते हैं, डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, यानी यहाँ क्या भराएगा? बोलिए, डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, तो यहाँ भराएगा स्टूडेंट श्रम विभाजन। क्या भराएगा? श्रम विभाजन जो है स्टूडेंट दोषपूर्ण निर्धारण करती है। क्या ये सेट खाया? नहीं खाया, अनुमान कीजिए। ये देखिए इसमें सेट ही नहीं खा रहा है, तो जाति प्रथा भरा जाएगा। क्या भराएगा यहाँ पर? जाति प्रथा। यहाँ भरेंगे कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, इसलिए हम लोग यहाँ जाति प्रथा में मारेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्यों ना आगे बढ़ा जाए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बना हुआ है, तो एक प्रमुख कारण बना हुआ है, ठीक है। कौन सा कारण बना हुआ है? तो प्रमुख कारण बना हुआ है। समझ में आ रहा है? प्रमुख कारण बना हुआ है, बिल्कुल प्रमुख कारण भी बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ ऑप्शन में गौर कीजिए, प्रत्यक्ष भी दिया है, यानी कि प्रत्यक्ष कारण भी बना हुआ है और प्रमुख कारण भी बना हुआ है। तो कहिएगा सर आप तो दोनों में टिक मार दिए। रे बाबू दोनों होगा, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। प्रमुख कारण भी बना हुआ है और प्रत्यक्ष कारण भी बना हुआ है, यानी कि जो हमारा जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण भी है और प्रत्यक्ष कारण है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसलिए हम लोग किस में टिक मारेंगे? सी में, यानी ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। जब आपको ये नहीं देगा ना, ए और बी नहीं देगा, तो आप दोनों में से किसी में मार सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं मूक नायक क्या है। बोलिए मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है? तो ये जो मूक नायक है ना स्टूडेंट, ये एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक क्या है स्टूडेंट? तो मूक नायक एक पत्रिका है। चलिए पत्रिका में टिक मार देते हैं, पत्रिका। मूक नायक क्या है? प्रश्न बनेगा मूक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है। क्यों ना हम लोग देखें 32 नंबर का प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु के बारे में पूछा, बताइए तो मृत्यु कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का और कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है उनका मृत्यु हुआ था कब स्टूडेंट? दिल्ली में हुआ था और 1956 ईस्वी में हुआ था। देश आज़ाद होने के बाद इनका मृत्यु हो गया था। काफ़ी दुख वाली बात है। अभी ये रहते तो देश के लिए और बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जगह का नाम तो याद है, आप डेट याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जी का जो जन्म है स्टूडेंट वो कब हुआ था? बोलिए 14 अप्रैल
1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अब है नेक्स्ट है हम लोग का कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तभी तुरंत मैंने कहा कि महू मध्य प्रदेश में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दोनों प्रश्न याद रखेंगे हर एक चीज़। ठीक है स्टूडेंट, कहीं पर भी दिक्कत है तो जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया आप वहाँ से हमें कॉमेंट कर सकते हैं। अगला है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? 35 नंबर में क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बोलिए, उज्ज्वल भारत या फिर उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या फिर पुरस्कृत भारत? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखेंगे बहिष्कृत भारत का जो है कि पत्रिका का संपादन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में फंस जाए। 36 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आप कमेंट में बताइए तो इसका जवाब आंसर कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। अभी भी मैंने बताया, कमेंट में बताइए कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। आप लोग समझ गए होंगे कि किसे कहा जाता है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा, आप लोग कमेंट में ही बताएंगे कि भारतीय संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माता किसे कहा जाता है। चलिए समझ में आ गया किसे कहा जाता है, आप जवाब देंगे इसका। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में। आप जब कहानी पढ़े होंगे या फिर जब मैं पढ़ाया था, अगर मेरे से पढ़े होंगे तो आप वहाँ पर जरूर देखे होंगे कि मैंने बताते 21 खंडों में जो है कि प्रकाशित हुआ है। फिर अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? बोलिए तो किसे आवश्यक मानता है स्टूडेंट? तो आप लोग याद रखेंगे श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसे मानता है आवश्यक? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? बोलिए तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिता का क्या नाम था? बोलिए क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर जी का पिता का नाम क्या था? जल्दी बोलिए क्या था? तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का पिता का नाम था स्टूडेंट रामजी सकपाल। क्या था इसका? रामजी सकपाल। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल याद रखना है बाबू, याद नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका रूप ले लिया है? बोलिए, स्वतंत्रता का रूप ले लिया है, भ्रातृत्व का रूप ले लिया है, श्रम विभाजन का ले लिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन का रूप लिए हुए हैं। 41 का हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ठीक है, आर्थिक पहलू से किसे खतरनाक माना है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या फिर बाल विवाह प्रथा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट जाति प्रथा को माना है। आर्थिक पहलू से काफ़ी खतरनाक है जाति प्रथा, क्योंकि जाति प्रथा की वजह से ही इंसान में जो है कि लोगों में बेरोजगारी आता है। ठीक है, जाति प्रथा की वजह से इस समाज में लोगों के साथ बहिष्कृत व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, हालांकि अब तो ये सुधरा है, लेकिन देश आज़ाद होने से पहले इसका इतना ज़्यादा प्रचलन था। हालांकि देश आज़ाद होने के बाद भी कई सालों तक इनका काफ़ी प्रचलन था, लेकिन अब लोग शिक्षित हो चुके हैं, समाज में जागृत हो चुके हैं, इसलिए इनका ज़्यादा अभी जाति प्रथा उतना नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखा ही जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए 42 का क्या हो जाएगा अब, किसने प्रोत्साहन पर बाबा साहेब, यानी कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। स्टूडेंट किसके बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आगे है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। बोलिए जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक, अनुकूल, हानिकारक या इनमें से सभी? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हम लोग के लिए हानिकारक है स्टूडेंट। क्या है? हानिकारक है। 44 का क्या हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। भाईचारा जो है स्टूडेंट सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। आगे 45 नंबर का प्रश्न है कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। बोलिए तो क्या है? अभी मैंने कहा था बाबा साहेब द्वारा भीमराव अम्बेडकर किधर चल गया जी, हाँ, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, फिर है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा या इनमें से सभी? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको काट देते हैं, उसमें मार दिए, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 ये जो तीनों है ये सभी सभी बाबा साहेब के द्वारा रचित पुस्तक ही है। याद रखेंगे आप लोग, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे,
वीडियो को देखेंगे, एक बार देख लीजिए वीडियो को पूरा तरीका से, उसके बाद जो है ना आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए। अब वीडियो को देखते देखते ना आप आंसर खुद देने का प्रयास कीजिए आंसर खुद देने का प्रयास कीजिए मेरा आंसर देने से पहले। तो इससे क्या होगा, आप लोग कहीं पर भी गड़बड़ नहीं करेंगे। अब हम लोग का वीडियो समाप्त होने ही वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है 46 नंबर में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया था। तो मैंने कहा था पहले भी कि ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। 47 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि आधुनिक मनु कहा गया है। बोलिए तो आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा को या फिर अम्बेडकर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आधुनिक मनु कहा गया है अम्बेडकर को। किसे कहा गया है? अम्बेडकर को आधुनिक मनु। और मनु किसे कहा गया था याद रखते हैं ना, वो रानी लक्ष्मीबाई को मनु क्या भी नाम से पुकारा जाता था। जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना उसे मन्नू के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर है कि आधुनिक मन्नू अगर किसे कहा जाता है तो अम्बेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? बोलिए उपहास, फिर क्या है यहाँ पर देखिए प्रवाहित, आकांक्षित या फिर बंधुत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है, याद रखेंगे विडंबना का अर्थ उपहास होता है, ठीक है स्टूडेंट। और अंतिम प्रश्न है हम लोगों का कि भारत की, ठीक है स्टूडेंट, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में सभ्य है? बोलिए क्या है यहाँ? समांतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। यानी कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग का टोटल 49 प्रश्न होता है समाप्त। जैसा कि मैंने कहा था कि 50 प्रश्न देखेंगे। तो अंतिम प्रश्न यही था कि संविधान के रचयिता किसे माना जाता है? तो संविधान के रचयिता स्टूडेंट किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव यानी कि हिंदी का पहला चैप्टर का जो 50 ऑब्जेक्टिव था इसे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मेरे हर इस चैनल पर मिलते रहेगा। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए 20 का दांत का वीडियो लाऊंगा। इसलिए जो है कि क्या करना है, परिवार के साथ जुड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है, अध्याय 2 के साथ।